साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद महकमा एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। महकमा एंटी करप्शन ने शेख रशीद को 15 जुलाई को तलब कर लिया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान नकवी से। रिजवान बताएगा वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर क्या इल्ज़ामात हैं। को एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को नोटिस जारी करके उन्हें 15 जुलाई को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में लाहौर में तलब किया गया है। शेख रशीद पर लाइफ रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी को फरोख्त की गई जमीन की सरकारी फीस की अदायगी में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम है। एंटी करप्शन की जानिब से साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला को नोटिस जारी करके उन्हें 15 जुलाई को लाहौर फरीदकोट हाउस में वाक़े एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में डायरेक्टर विजिलेंस के सामने रिकॉर्ड के हमरा पेश होने की हदायत जारी की गई हैं और एंटी करप्शन की जानिब से भिजवाए गए नोटिस में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला को पेश न होने की सूरत में यकतरफा कार्रवाई का भी इंदिया दिया गया है। इस हवाले से एंटी करप्शन की टीम ने लाइफ रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी जो कि इस्लामाबाद में वाक़े है उसमें शेख रशीद की जानिब से जो अराजी फरोख्त की गई है उसमें सरकारी फीसों की अदायगी में खुर्द-बुर्द के मामले पे तहकीकात शुरू कर रखी हैं। इस पे लाइफ रेजिडेंशिया सोसाइटी की इंतजामिया को भी एंटी करप्शन ने 15 जुलाई को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। साबिक खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर 19 साथियों समेत नैब के रडार पर आ गए। फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को 20 जुलाई को नैब लाहौर में तलब कर लिया गया है। नैब लाहौर ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरहत शहजादी अल मारूफ फराह गोगी को और उसके शौहर एहसन जमील गुज्जर समेत 19 करीबी साथियों को तलब कर लिया है। नैब लाहौर ने 20 जुलाई को डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन नैब लाहौर अदील अहमद के रूबरू सुबह 10 बजे पेश होने का हुक्म सादिर किया है। फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को 20 जुलाई को नैब लाहौर में तलब कर लिया गया है। साबिक खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर 19 साथियों समेत नैब के रडार पर आ चुके हैं। फराह गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर को 20 जुलाई को नैब लाहौर में तलब कर लिया गया है। नैब में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले 12 एडिशनल डायरेक्टर्स तब्दील कर दिए गए हैं। नैब लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर्स मोहम्मद असगर, नदीम अहमद, आफ्ताब अहमद और खावर इलियास का तबादला कर दिया गया है। नैब कराची, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी तबादले हुए हैं। नैब में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले किए गए हैं। 12 एडिशनल डायरेक्टर्स तब्दील कर दिए गए, जबकि नैब लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर्स मोहम्मद असगर, नदीम अहमद, आफ्ताब अहमद और खावर इलियास का तबादला कर दिया गया है। नैब कराची, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी तबादले हुए हैं। अहम तबादलों के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। नैब लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर्स मोहम्मद असगर, नदीम अहमद, आफ्ताब अहमद और खावर इलियास का तबादला कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इन तबादलों के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, नैब में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। नैब में 12 एडिशनल डायरेक्टर्स और एक डिप्टी डायरेक्टर के मुख्तलिफ रेंज में तबादले कर दिए गए हैं। एडिशनल डायरेक्टर मुफ्ती अब्दुल हक का नैब लाहौर हेडक्वार्टर से इस्लामाबाद से नैब लाहौर तबादला कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर आफ्ताब अहमद का नैब लाहौर से नैब कराची तबादला। एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद असगर का नैब लाहौर से नैब सक्खर। एडिशनल डायरेक्टर नदीम अहमद शाहिद का नैब लाहौर से नैब हेडक्वार्टर। एडिशनल डायरेक्टर खावर इलियास का नैब लाहौर से नैब बलूचिस्तान। एडिशनल डायरेक्टर शहजादा इम्तियाज अहमद का नैब कराची से नैब हेडक्वार्टर। एडिशनल डायरेक्टर हारून रशीद का नैब कराची से नैब खैबर पख्तूनख्वा। एडिशनल डायरेक्टर जाहिर शाह का नैब खैबर पख्तूनख्वा से नैब मुल्तान। एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद फैसल कुरैशी का नैब बलूचिस्तान से नैब रावलपिंडी। इसी तरह एडिशनल डायरेक्टर हिना सईद का नैब बलूचिस्तान से नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद। एडिशनल डायरेक्टर उमर खान का नैब मुल्तान से नैब रावलपिंडी। एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद तारिक खान का नैब सक्खर से नैब लाहौर और डिप्टी डायरेक्टर सलीम अहमद खान का नैब रावलपिंडी से नैब बलूचिस्तान तबादला कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, जबकि मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली और मौशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है। ओवैस कियानी से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। ओवैस, इस इजलास का अहवाल बताएं। इजलास खत्म हुआ है और इस इजलास में जो सियासी जो सूरत हाल है और माशी सूरत हाल है उस पर तफसीली बातचीत हुई है।
जो मुस्तकिल सियासी हिकमत अमली है और माशी सूरत हाल का बाकायदा तौर पर जायजा लिया गया है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ पर जो है बातचीत हुई है। शुरा ने मरीम नवाज के जलसों में अवामी रिस्पॉन्स को जो है वो खुशाइन करार दिया है और साथ ही साथ सीनियर रहनुमाओं का मौका भी सामने आया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हकीकी फ़ायदा जो है आवाम को ही दिया जाए। और ये भी बात हुई है कि वज़ारत ख़जाना की जो ब्यूरोक्रेसी की सिफारिश को अहमियत देने के बजाय अवामी रिलीफ का सोचा जाए। और साथ ही साथ जो आगे जो है जुमे को काबीना भी तलब कर ली गई है। और उसके साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो ये डिस्कस हुई है कि जो वज़ारत दाखिला में स्पेशली तौर पर एक सेल कायम किया जा रहा है जिससे जितने भी जो एहसन इकबाल की तरफ का जो वाक़या हुआ है, जो इज़्ज़त नफ्स को मजबूर करने के हवाले से और दीगर मामलात हैं, इस हवाले से जो पाकिस्तानियों की इज़्ज़त के हवाले से मामलात हैं उसके हवाले से स्पेशल एक टास्क दिया जा रहा है। और FIA को कंप्लेंट सेल जो है वो एक्टिव होना चाहिए, जिसके तहत कोई भी जो रहनुमा है, जो लीडर है, उसको इस तरह की जो है सामना ना करना पड़े। और स्पेशली तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत दी गई है कि जो सियासी जो अदम बर्दाश्त की जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए जो है इक़दाम किए जाएँ। ठीक है अवैस कियानी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। इस्लामाबाद में कारोबारी बंदिश के औकात की नरमी में तौसी कर दी गई। पहले ईद के दिनों में कारोबारी बंदिश के औकात में नरमी की गई थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबारी बंदिश के औकात दोबारा 19 जुलाई से नाफिजुल अमल होंगे। मज़ीद जानेंगे तैयब सैफ से। तैयब बताएगा इस खबर के हवाले से। ताजरों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो कारोबारी बंदिशें लगाई गई थी उनके अंदर अब मज़ीद तोसी कर दी गई है। इससे पहले ईद उल ज़ुहा की मुनासबत से जो कारोबारी बंदिशें हैं उनको ख़त्म किया गया था और 9 बजे दुकानें बंद करने के हवाले से जितने भी मामला थे उनको कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तो अब ईद के बाद दोबारा फिर से वो तमाम तर चीज़ें जो है वो नाफिजुल अमल होनी थी, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक ये तकरीबन एक हफ्ता मज़ीद जो है ये तमाम की तमाम जो बंदिशें हैं इनसे आज़ाद होंगे और कारोबारी मराकज़ जो हैं वो रात को देर तक खुले रह सकेंगे और अब 9 बजे इंतज़ामिया की जानिब से दुकानें जो है वो बंद नहीं करवाई जाएंगी। और जबकि इससे पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली बचाओ बचत मुहिम के तहत ये तमाम जो कारोबारी मराकज़ हैं उनको बंद करने के हवाले से जो अहकामात हैं वो जारी किए गए थे, लेकिन अब जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक एक हफ्ता मज़ीद तोसी कर दी गई है सस्पेंशन के अंदर। लेकिन उनका ये कहना था ये सिर्फ कारोबारी मराकज़ के अंदर ये तोसी की गई है, जबकि जो शादी हाल वगैरह है वो तमाम के तमाम वही रात 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। उनको अगर शादी हाल रात 10 बजे के बाद खुले रहेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब सैफ आपका। पंजाब असम्बली के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं। बैलेट पेपर्स और फॉर्म्स की रिटर्निंग अफसरान को तरसील शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने 20 हलकों के लिए 47,30,600 बैलेट पेपर्स छापे हैं। तमाम बैलेट पेपर्स सख्त सिक्योरिटी में मुतालिका हलकों में पहुंचाए जाएंगे। पंजाब असम्बली के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। बैलेट पेपर्स और फॉर्म्स की रिटर्निंग अफसरान को तरसील शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने 20 हलकों के लिए 47,30,600 बैलेट पेपर्स छापे हैं। तमाम बैलेट पेपर्स सख्त सिक्योरिटी में मुतालिका हलकों में पहुंचाए जाएंगे। पंजाब असम्बली के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और इलेक्शन कमीशन की तमाम तर तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। बैलेट पेपर्स और फॉर्म्स की रिटर्निंग अफसरान को तरसील का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 20 हलकों के लिए 47,30,600 बैलेट पेपर्स छापे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मुखालिफिन झूठ बोलकर पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। सूबाई काबीना और इंतज़ामिया ने मुश्किल वक्त में बेहतरीन फैसले किए। सिंध हुकूमत पर तनकीद करने वाले बताएं उन्होंने कराची के लिए क्या किया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कौन कहता है बारिशों से मुतालिक तैयारी नहीं की। कराची में 3 घंटे के दौरान 127 मिलीमीटर बारिश हुई। साउथ में 5 से 12 जुलाई तक 343 मिलीमीटर बारिश हुई। कम वक्त में ज्यादा बारिश होने से निज़ाम मुतासर हुआ। शदीद बारिश पहले कभी नहीं हुई 24 घंटे के अंदर और 3 घंटे के अंदर। लेकिन कोई भी शहर अपनी डिजाइन कैपेसिटी से एवरेज से इतना ज्यादा बारिश हो तो नहीं
ऐसा होगा कि बिल्कुल पानी नहीं ठहरेगा। नाम मैं नहीं लूंगा, उनका जो बड़ा है बैठा हुआ, अरे भाई तुम जलसों से खिताब कर रहे हो, तुमने कराची, तुम 3.5 पौने 4 साल वजीर आजम रहे, तुमने एक रात कराची में नहीं बिताई। कराची की फिक्र है तुम्हें? तुमने कराची को दिया क्या था? कराची बनाना रिपब्लिक बन गया, हम शहर में निज़ाम मांग रहे हैं। एमके पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं इमरान खान करोड़ों रुपए के जलसे कर रहे हैं। जो मेयर के ख्वाब देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, हमें तो निज़ाम चाहिए ना, हम तो निज़ाम की बात कर रहे हैं, मेयर की बात नहीं कर रहे। जब इस शहर का निज़ाम आएगा तो वो निज़ाम काम करेगा। केएमसी का मेयर डीएमसी साउथ का बॉस थोड़ी है, केपीटी पोर्ट कासिम उसके अंडर थोड़ी आता है, या डीएचए मलिक कैंट फैसल कंटोनमेंट उसके अंडर थोड़ी आता है। ये शहर अजीब बनाना रिपब्लिक है, मुश्किल तरीन डायनेमिक्स से जिसके लिए एमकेएम लड़ रही है, शहर के निज़ाम के लिए लड़ रही है। खान साहब से भी गुजारिश करूंगा, करोड़ों रुपए के जल से कर रहे भाई, 2 बम देने कराची में अपने एमएनएस को, ताकि वो पानी तो निकाले यहाँ आकर। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि सिंध और बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 13 दिनों से मानसून का शदीद दबाव है। ट्विटर पैगाम में शेरी रहमान ने कहा कि सिंध में 30 साल की औसत से 625% और बलूचिस्तान में 501% ज़्यादा बारिशें हुई। महकमे मौसमियात ने कल से मूसलाधार बारिशों में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी है, जिसके लिए मुतालिका हुकाम को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दाम करने की हिदायत की गई है। लाहौर के अस्पतालों में गैस्ट्रो मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। शहरी कुर्बानी का गोश्त खाने में एहतियात बरतें। मजीद जानते हैं अजमत अवान से। जी अजमत। खाएं मगर एतदाल के साथ, कहीं बसियारखोरी आपको भी हस्पताल में ना पहुंचा दे। और हस्पतालों से 3 दिन ईद के जो बहुत ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो मुख्तलिफ सरकारी और निजी हस्पतालों में मैदे की और इन्फेक्शन के बायस रिपोर्ट हुए हैं। और जिना हस्पताल में क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के आज मेरे साथ मौजूद है MS जिना हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद तहसीन। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि ईद के 3 दिन कितने ज़्यादा मरीज़ यहाँ पर बसियारखोरी के बायस मैदे की तकलीफ़ के सामने के साथ यहाँ पर रिपोर्ट हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 42 की इंतज़ामिया का और आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके ज़रिए मैं आवाम तक ये बात पहुँचाऊँ। जिना अस्पताल जो है ना पूरी तरह से इस मसले के लिए तैयार था और 3 दिनों में 202 मरीज़ यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं जिनको पेट में दर्द था, उल्टियाँ थी और डायरिया था और ये सारे मसाइल थे। और हमने हर तरह से उनकी केयर की है। हमने उनको IV ड्रिप्स लगाई हैं, हमने उनको मेडिसिन दी हैं, हमने उनकी काउंसलिंग की है और उसके बाद उनके घरों में भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारी इमरजेंसी और हमारा सारे शोबे उसके लिए तैयार हैं। उसमें मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एक तो जो है ना ओवर ईटिंग से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें। लोगों की जो सेहत है उसका ख़ास ख्याल रखें। डॉक्टर तहसीन ने बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बताई। जिन्ना अस्पताल में जो बसियारखोरी से तकरीबन 200 के करीब मरीज़ रिपोर्ट हुए, जबकि जो अनाड़ी कसाई और जो मौसमी कसाई हैं वो तकरीबन 400 के करीब इन 3 दिन के अंदर रिपोर्ट हुए, जिनकी मुख्तलिफ किसी की उंगली कट गई है या दीगर गोश्त काटने के वक्त उनके हादसा पेश आए। तो डॉक्टर तहसीन ने ये अलार्मिंग सिचुएशन बताते हुए शहरियों से दरख्वास्त की है कि खुदारा इस तरह का प्रोफेशन मत अपनाएं जिसमें आपकी जो लाइफ है वो रिस्क पर आ सकती है। दूसरा उन्होंने शहरियों से भी दरख्वास्त की कि खुदारा बसियारखोरी से भी एहतियात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत अवान आपका। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि तनाज़ात के हल के लिए मुतबादिल मसालती निज़ाम पाकिस्तान निज़ाम अदल की इस्लाह की तरफ पहला कदम है। ADR का निज़ाम सरमायाकारों को एतमाद देगा। वो लंदन में तनाज़ात के मुतबादिल हल के जरिए सरमायाकारों के एतमाद को फ़रोग़ देने में अदलिया के किरदार के उन्वान से कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। We restart the whole matter in the court again. It's like doing it twice. You go first for the arbitration, then come back to the court, and then go up the ladder in the court system. And so this double exercise makes no sense. So I think that's been the reason that you don't really hear people going for arbitration domestic that much, because over the years the practice has been such that people have really, given up on it. So the Act has several problems. There are no procedures for arbitration, no arbitration rules, no arbitral institutions in the country, no power of arbitrator to award interim relief as was echoed earlier, too much ground for judicial intervention during and after the award, too much discretion of the court to enforce or to reinforce arbitral agreement. So the court keeps playing and interfering so much that the Act, it never bloomed, it never took flight. Also very interesting that Pakistan was amongst the first countries that signed the New York Convention and the ICSID Convention in 1956 and 65. I mean, as old as that.
And it is noteworthy that world's first BIT, as the literature says, was concluded between Pakistan and Germany in 1956. You see, but Pakistan lagged behind in the last half of the 20th century, while the rest of the world moved on and evolved and promulgated new modern norms and approached towards international arbitration. Pakistan did not move an inch. See, we just stuck to our 1940s. But that's okay. It's never too late, and we can always change things. We should be hopeful that we do. So the change has to take place. Judiciary has taken a pro-ADR view. Our current Chief Justice and the future leadership of the Supreme Court, we think it's high time that we took a pro-arbitration, pro-mediation, pro-settlement approach and changed the way we work. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24news.ht.tv और देखते रहिए 24 न्यूज़।